नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। हमारे पॉडकास्ट हैशटैग जम्मू डूड को आप सभी दर्शकों ने बेपनाह प्यार दिया है। इसी बेपनाह प्यार को आगे बढ़ाते हुए आज हम हैशटैग जम्मू डूड में एक और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शालीमार कारपेट जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, भारत में ही नहीं, देश भर में ही नहीं, पूरे विश्व में अपना परचम जो है लहरा रहा है। और अगर बात की जाए कश्मीर के कारपेट्स की, तो कश्मीर के कारपेट्स जो हैं पूरी दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। लेकिन जम्मू में इसका काम जो है 90s के बाद जो है वो शुरू हुआ, जब एक पलायन जो है कश्मीरी समुदायों की तरफ से देखा गया। और ऐसे में ओमकार नाथ, जिन्होंने यहाँ से कारपेट वर्ल्ड को शुरू किया और आज उसका परचम जो है पूरे विश्व भर में देखने को नजर आ रहा है, उनकी लेगेसी को मेंटेन किया उनके बेटे राकेश भट्ट ने, जिनसे आज हम बातचीत करते हैं कि कारपेट की दुनिया में या कारपेट इंडस्ट्रीज में अपना नाम उसी तरह से मेंटेन रखना, उस लेगेसी को मेंटेन रखना आखिरकार कितना मुश्किल रहता है। चलिए करते हैं बातचीत इस पॉडकास्ट हैशटैग जम्मू डूड में राकेश भट्ट जी के साथ। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, आपके फादर जो 90s के बाद जम्मू में आ गए और फिर यहाँ पर आपने शालीमार कारपेट को जो इंट्रोड्यूस किया, और तब से लेकर अब तक जो है लगातार आपके कारपेट जो हैं सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी अपना परचम जो है लहरा रहे हैं। इस लेगेसी को मेंटेन करना, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के में कितना जो है आपको अभी तक मुशक्कत आई है? मैम, ये एक ऐसी लाइन है कारपेट्स की जो जम्मू में है ही नहीं एक्चुअली। कारपेट्स बेसिकली आइटम है कश्मीर की, बट हम क्योंकि कश्मीर में रहते थे और हमारा काम ही फर्निशिंग का और कारपेट्स का होता था, मेरे ग्रैंडफादर का, मेरे फादर का, मेरे अंकल्स का, तो ये एक लाइन हमारे ब्लड में थी। तो जम्मू आने के बाद वंस आई कंप्लीटेड माई बीकॉम, तो उसके बाद मैंने जम्मू में हमने ये सोचा कि हम क्यों ना उसी लीगेसी को आगे चलाएं जो हम बेच रहे थे, तो यहाँ पे हम खुद बनाना शुरू करें। बट ये बहुत मुश्किल काम था जम्मू में, क्योंकि जम्मू में आपको कोई आर्टिजन्स नहीं मिलेंगे, जम्मू में किसी को कारपेट के बारे में पता नहीं है। बट फिर भी हमने कोशिश की कि हमने बाहर से लोग लाए, हमने वुडन लूम्स, हमने उन दिनों पहले बनती थी खड़ियों पे कारपेट बनता था। वो लकड़ी की बड़ी खड्डी होती थी, कोई 15 फुट की खड्डी होती है, उस पर 3 आदमी काम करते हैं। सो पहले तो मैं पानीपत जाके उसको सीखा वहाँ पे वो कैसे बनाते हैं, और फिर हमने वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया 91 में। स्टार्ट तो हमने 1-2 लूम से शुरू किया, तो विद अ टाइम गैप ऑफ आई थिंक 7-8 ईयर्स वी वर रनिंग अराउंड 15 to 20 रूम्स हम यहाँ पे रन कर रहे थे। और जो उस वक्त भी वो बहुत बड़ा स्केल था, उसमें कोई 100-150 आदमी हमारे पास काम करते थे उस टाइम पे। और हमने शुरू किया तब प्लेन वॉल टू वॉल कारपेट बनाने से। क्वालिटी हमेशा हमारे लिए एक प्रेफरेंस रही, तो इसलिए हमने हमेशा फोकस किया क्वालिटी हमारे को अच्छी रहनी चाहिए। और इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जब हमने देखा कि मार्केट में फिर एक नया रेवोल्यूशन आ गया कि प्लेन वॉल टू वॉल कारपेट्स के बाद लोगों ने बेल्जियम के कारपेट लाने शुरू किए, टर्की से कारपेट आने शुरू हो गए, तो वो एक हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग जॉब था कि अब इसके बाद क्या करें अब, क्योंकि हम छोटे से स्केल पे, जहां हमने एक स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से 10 लाख रुपए का लोन लेके काम शुरू किया था, तो वहीं पे हमको फिर 10 साल के बाद ये पता लगा कि अब जो मशीनें हमें चाहिए, जहां हमारे पास 20 लाख रुपए की मशीनें कुल चल रही हैं जितनी हमारी वो लूम्स चल रही थी, अब हमें 20 करोड़ का प्लांट चाहिए। 10 लाख से 20 करोड़, 20 लाख रुपए से लेके 20 करोड़ तक जो है, ये बहुत बड़ी गैप है। 20 लाख को तो आप अरेंज कर सकते हो, मगर 20 करोड़ को अरेंज करना नामुमकिन वाली बात थी। बट फिर भी हमने इस पे बड़ा काम किया, मैंने उस पे प्रपोजल बनाया, मैंने उसके स्टैटिस्टिक्स बनाए, मैंने बैंक वालों को कोशिश किया समझाने की कि वो हमको इसका लोन दे दें, मगर बैंक वाले कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखते हैं कि उनको मार्जिन 30% होगा, 40% होगा, तभी वो फाइनेंस करेंगे। तो हमने एक बार अटेम्प्ट किया, नहीं दिया उन्होंने, फिर दूसरी बार अटेम्प्ट किया, नहीं दिया, फिर अल्टीमेटली तीसरी बार चेयरमैन ने मेरे को बोला कि ठीक है,
आप समझाओ हमें कि हम अगर आपको पैसा देते हैं तो हमारा पैसा सेफ कैसे है और हमारा रिपेमेंट कैसे होगा। तो उनको पूरा एक बार हमने समझा दिया और आई एम थैंकफुल टू चेयरमैन जेके बैंक दैट टाइम, मिस्टर हसीब द्राबू थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मेरी स्कीम सारी सुनी समझी, तो उन्होंने हमको फाइनेंस किया और हमने भी प्लांट सारा जर्मनी से इंपोर्ट किया और पहला यूनिट था वो J&K में, मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे पहला यूनिट था जो मैंने सेटअप किया था जम्मू में। तो यू आर द पायनियर। शुरू हमने किया, वो ऐसे ही होता है, कोई शुरुआत करता है उसके बाद फिर कारवां खुद ही जुड़ता जाता है। सो उसके बाद हमने काफ़ी काम किया, मेहनत काफ़ी करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे जम्मू एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है आपको। बेसिकली जम्मू एक जगह है विच इज़ नॉट फिट फॉर इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नट बोल्ट भी अगर लाना है वो भी आपको बाहर से लाना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। और पर्टिकुलरली हमारा प्लांट भी ऐसा था कि ये सारा जर्मनी का प्लांट था, यहाँ पे तो वैसे ही इंडिया में नहीं कुछ मिलना था। तो फिर भी हमने इस पर रिस्क लिया और इसको शुरू किया, और जहाँ हमें 10 साल में लोन वापस करना था हमने 9 साल में ही लोन वापस किया। हमारी क्रेडिबिलिटी को देख के इवन RBI गवर्नर उस टाइम के रघुराम राजन जी थे, ही केम टू सी आवर यूनिट, तो बड़े खुश हो गए देखें हमारा यूनिट। और उस टाइम के चेयरमैन को भी फिर बोल के रखा कि इनको अभी एक मशीन चल रही है, यहाँ कम से कम 4 मशीनें चलनी चाहिए। बट विद टाइम हमने उसमें भी थोड़ी एडिशन की, फिर हमने एक मशीन और ऐड की, और आज की डेट में वी लास्ट 15 years वी आर द ओनली कंपनी इन J&K जो मशीन मेड कारपेट बनाती है। और आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर J&K में तो सेल कर ही रहे थे, फिर हमने बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी हमने कोशिश किया पहुंचने का, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना। सो वी आर ऑलमोस्ट सेलिंग इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। और कोशिश तो यही है कि हम जहाँ तक भी अपना प्रोडक्ट पहुँचा पाए वहाँ तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने साउथ अमेरिका शुरू किया, उससे पहले हमने इटली हमने शुरू किया था, साउथ अफ्रीका हमने शुरू किया था। सो बड़ा मुश्किल काम है, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। सर, पलायन का कुछ फर्क पड़ा आपके काम पर? क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में देखा जाए तो कश्मीर एक हब है जहां पर कश्मीरी कारपेट बनता है, लेकिन जम्मू, जैसे कि आपने कहा, जम्मू में कुछ भी करना जो है बड़ा मुश्किल है। तो वो पलायन का फर्क पड़ा कि माइंड में ये चल रहा हो कि काश हम श्रीनगर होते तो वहां पर कुछ हो रहा था, यहाँ पर कुछ हो रहा है? अगर तो माइग्रेशन नहीं हुई होती तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत विन विन पोजीशन थी, क्योंकि हम खुद ही बनाते भी और हमारे अपने आउटलेट भी होते, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते थे और बहुत जल्दी इस लेवल तक पहुंच सकते थे जो आज हम पिछले 30 साल में काम करके पहुंचे हैं। तो पलायन का तो हर एक आदमी पे फ़र्क पड़ा ही पड़ा है, हमारे ट्रेड में भी फ़र्क पड़ा ही हमसे, क्योंकि अगर हमारे अपने शोरूम्स होते चल रहे होते तो हमें तो किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और कश्मीर का बाइंग पावर जो है वो वैसे भी बाकी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बाइंग पावर कश्मीर में है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। जी, जैसे कि आपके फादर साहब, उनका राज जी, जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया, आपने इस लेगेसी को मेंटेन किया, लेकिन जैसे आपने बताया कि यू आर द पायनियर इन जम्मू शालीमार कारपेट के तौर पर, फिर इस लेगेसी को मेंटेन करना क्या टफ था आपके लिए? क्योंकि जम्मू आपके लिए बड़ा एक नई जगह थी और पहचान बनाना और उस चीज़ को एस्टैब्लिश करना। डेफिनेटली मैम, क्योंकि जम्मू एक ऐसी जगह है और जहाँ पे हमारा गवर्नमेंट का सपोर्ट कुछ लेवल तक रहता है, बट बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, परचेज कमिटीज़ हैं, वो यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट नहीं करती हैं। हम चाहते हैं कि लोकल एंटरप्रेन्योर को यहाँ सपोर्ट मिले। यहाँ गवर्नमेंट की परचेजिंग इतनी होती है, उसमें गवर्नमेंट प्रेफरेंस दे लोकल एंटरप्रेन्योर्स को, तभी लोकल एंटरप्रेन्योर जो है यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, नहीं तो लोकल एंटरप्रेन्योर यहाँ खड़ा नहीं हो पाएगा। हर एक बंदे का बस का है नहीं कि वो यहाँ से US जाके माल बेचना शुरू करे, पहले तो उसको यहीं पे बेचना है। और यहाँ बेचने के लिए जम्मू इतना कोई बड़ा मार्केट है नहीं कि यहाँ पे कोई चीज़ें बिकेंगी इतनी। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, लोकल इंडस्ट्री को, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को, तभी जो है ये लीगेसी आगे बढ़ सकती है। आज की डेट में जितना मुझे भी मालूम है, जम्मू में जितने हमारे लोकल यूनिट्स थे आज से 20 साल पहले, आज कहाँ हैं?
आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से देखिए, 90% उनमें से तो बंद हो गए हैं, और जो कुछ बच्चे कुचे हैं उनके तो बच्चे यहाँ है ही नहीं, क्योंकि नोबडी इज़ इंटरेस्टेड टू वर्क हियर, बिकॉज यहाँ पे स्कोप ही नहीं, यहाँ फ्यूचर ही नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पे किसी लेवल पे किसी भी एजेंसी का कोई सपोर्ट नहीं है। आज हम काम कर रहे हैं, हमारे को कोई सपोर्ट नहीं है किसी एजेंसी का। वट एवर वी आर डूइंग, हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचे हैं, बट हर एक के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है ये। जैसे अब आपकी कारपेट्स जो हैं विदेशी स्तर पर बिकते हैं, तो क्या ऐसा खास उसमें रहता है कि विदेश में जब आपके कारपेट्स जाएं तो जम्मू का खासकर उसमें नाम कहीं ना कहीं जुड़ा हो? उस जब डिज़ाइन की बात आती है, जब कलर की बात आती है, तब उसमें कितना सोच विचार आपको करना पड़ता है? मैम, जम्मू आज भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे कोई जम्मू को जानता नहीं है। सो हमको जब भी इंट्रोड्यूस करना होता है हम जम्मू कश्मीर ही बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर बोलते हैं तो वहाँ से हमारा लिंक हो जाता है कश्मीर के साथ, और हमारे डिज़ाइन जो बड़े एक अलग टाइप के डिज़ाइन हमारे बनते हैं, क्योंकि हमारे इन हाउस डिज़ाइनर्स हैं, हम खुद डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, हमें पता है टेस्ट मार्केट में क्या है, और उसके हिसाब से हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करके मार्केट में देते हैं, और वही एक हमारी एक प्लस पॉइंट है जिससे हम बाकियों के साथ compete कर पाते हैं, क्योंकि हमारे डिज़ाइंस बड़े डिफरेंट होते हैं मार्केट से। मार्केट में खुद को स्टेबल रखना, डिज़ाइंस के साथ कंपटीशन, कलर्स के साथ कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन, ये कितना आपके लिए टफ रहता है? वेरी टफ। आप ये देखिए कि यहाँ पे हमको बैंक से लोन मिलता है 8 से 9% पे। आप टर्की जाइए, आप बेल्जियम जाइए, आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाइए, वहाँ पे 2% पे लोन मिलता है, 3% पे लोन मिलता है। सो पहले हमारे को प्राइस डिफरेंस ही लोन का इतना ज़्यादा है कि हम तो किसी के साथ कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। अब हमारे को कुछ चीज़ें जो थोड़ी बहुत बेनिफिट हमारे को हैं यहाँ पे J&K में, थोड़ा पावर हमारे को चीपर है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, वो हमको एक थोड़ा कुशन मिल जाता है उस गैप को कम्पीट करने के लिए। अदरवाइज़ तो नहीं कम्पीट हो सकता है, बड़ा मुश्किल है। लोकल इंडस्ट्री बाहर के साथ तो आप कम्पीट ही नहीं कर पाओगे। और अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंसेंटिव्स दिए हैं यहाँ पे, वो सब नए इंडस्ट्री को दिए हैं, और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को कुछ भी नहीं दिया है। विद द रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब बड़ी कंपनी आपके सामने खड़ी कर दी जाएगी जिसको सारे इंसेंटिव दिए जाएंगे, उसको जीएसटी भी माफ़ है, उसको सब्सिडी भी है, उसको सब कुछ है, और आपको सब कुछ देना है, आपको टैक्सेस भी देने हैं, आपको जीएसटी भी देना है। हाउ कैन यू कम्पीट विद दो? लूप होल क्या मानते हैं आप इस, खासकर गवर्नमेंट की प्लानिंग जो है, पॉलिसी प्लानिंग जो थी वो गलत थी। गवर्नमेंट को एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए था कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री कैसे खड़ी रह सकती है अगर उसके सामने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री आ जाएगी, वो उसको हम क्या कुशन दे रहे हैं जिससे वो उसके साथ कम्पीट कर पाएगा। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट को लोकल एंटरप्रेन्योर्स का पहले देखना चाहिए, न कि बाहर से कोई आ रहा है। जब हमारे अपने लोकल नहीं रहेंगे तो उसे मेरे हिसाब से दैट इज नॉट ए करेक्ट पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट। 90s के दौर में आपने शालीमार कारपेट को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया, और अब 2024 चल रहा है। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, एडवांसमेंट जो है वो हमारे साथ ही उसी तरीके से बढ़ती चली जा रही है, तो उसमें आपको क्या कुछ चैलेंजेस जो हैं वो देखने को नजर आए? मैम, विद टाइम वी हैव टू अपग्रेड एवरीथिंग। आज हम जो मशीन चला रहे हैं, हो सकता है हमें अगले 2 साल के बाद कुछ नई एडवांस मशीन्स लानी पड़ेंगी जो इससे ज़्यादा एडवांस्ड हो, बिकॉज मार्केट में सस्टेन करने के लिए यू कैन नॉट रिमेन विद वन प्रोडक्ट क्वालिटी, यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग। आज हम एक क्वालिटी बना रहे हैं, कल हमको उससे बेटर बनाना है, हो सकता है और 2 साल के बाद उससे बेटर बनाना है, बट उसके लिए उतना मार्केट हमारे लिए है नहीं, उतने फाइनेंसेस हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको नहीं मिल सकता है। वो सब चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट होती है जब हम आदमी सोचता है कि अगर हमें और आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ेंगे। उसके लिए कोई हमारे पास हैंड होल्डिंग किसी की है नहीं। गवर्नमेंट कोई लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट नहीं करती है कि चलो पहले लोकल एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट किया जाए, इसको एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग दे, इसको चीप फाइनेंसिंग दे, सो दैट ही कैन ग्रो फर्दर। वो है नहीं यहाँ सिस्टम। जिस तरह से आपने अपने फादर की लेगेसी को मेंटेन किया है, आपकी जनरेशन या आपकी आगे वाली जनरेशन जो है उनको आप एडवाइस करते हैं? जिस तरह से अब आप कारपेट इंडस्ट्रीज में इस समय ग्रोथ देख रहे हैं, उनको एडवाइस करेंगे कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं या कुछ और बिजनेस में जंप करें? मेरे ख्याल से तो आई डोंट थिंक सो आई विल सजेस्ट एनीबडी, बिकॉज द हार्डशिप्स वी हैव गॉन थ्रू
It's not easy for anybody to go through. Even if I tell my son, he will not come into this trade. He would like to go outside. वो US जाएगा या जर्मनी जाएगा या बाकी किसी कंट्री में जाएगा, सबसे पहले वो अपना देखेगा मैं कहाँ सेफ हूँ. हमारा तो फ्यूचर ही सेफ नहीं है यहाँ पे. हमको पता ही नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है. कभी हमारा आर्टिकल 370 उठ रहा है तो गवर्नमेंट कहती है हमारे साथ बहुत अच्छा हो गया. हमको मालूम है आर्टिकल 370 के बाद लोकल इंडस्ट्री का क्या हाल हो गया. लोकल इंडस्ट्री तो खत्म हो गई उसके बाद, क्योंकि यहाँ जो हमारे लिए बैरियर था लखनपुर का वो हटा दिया. सो एनीबडी कैन गेट गुड्स टू J&K एट चीपर प्राइसेस, एट अंडर बिलिंग. जो भी वो अपनी बिलिंग को लो प्राइसिंग कर सकती है जीएसटी कम करने के लिए, मगर हम तो वो कर नहीं सकते. हमें पूरा बिलिंग भी पूरी करनी है, हमें जीएसटी भी पूरा देना है. तो हमें सब चीज़ें सब कुछ ठीक रखनी है और साथ compete भी करना है बाकी सब स्टेट्स के साथ जो अपना माल यहाँ बेच रहे हैं. तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं. तो आज की डेट में शालीमार कारपेट को उसी डिग्निटी के साथ मेंटेन करना कितना टफ है आपके लिए? टफ है, तभी हम आज बाहर जा रहे हैं. हम अब यूएस में कोशिश कर रहे हैं घुसने का, बाकी कंट्रीज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से वी थिंक वी कैन अर्न लिटिल बेटर एंड वी कैन कम्पीट इन अवर स्टेट. बाहरी देशों से आपको वेलकम मिला? या बाहर से हमें सपोर्ट ठीक है, अच्छा सपोर्ट है. अभी हमारे कस्टमर्स साउथ अमेरिका से आए थे, यूएस से आए थे. दे विजिटेड आवर फैक्ट्री. और पहले तो यहाँ कोई आ नहीं सकता था क्योंकि J&K तो डिस्टर्ब स्टेट होता था, तो एम्बेसी से ही उनको बोला जाता था कि यू कैन नॉट ट्रैवल टू J&K. अब वो शुक्र है कि कम से कम यहाँ आ तो सकते हैं, देख तो सकते हैं. तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट. स्लोली वी आर इम्प्रूविंग. सर आखिरी में आपसे सवाल जानना चाहूंगी, फ्यूचर कहाँ देखते हैं शालीमार कारपेट का? we want number one company in India. We want to be number one, and that is the focus where we have. तो उसी फोकस पे लेके हम चल रहे हैं इस टाइम. और कुछ क्वालिटीज़ हम अभी भी बना रहे हैं जो इंडिया में कोई नहीं बना रहा है. सो वो हम ही बना रहे हैं, बट कंपटीशन है टफ और होपफुली वी विल गो थ्रू इट. शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए. धन्यवाद. थैंक यू मैम. तो ये थे हमारे साथ पॉडकास्ट #जम्मू डूड में राकेश भट्ट जी, शालीमार कारपेट्स के ओनर, जिनसे हमने बातचीत करी. एक लेगेसी को मेंटेन करना टफ नहीं होता, बहुत ज्यादा टफ होता है. जैसे हमने इनके साथ बातचीत करी तो जिस तरह से 1990 में पलायन करने के बाद कश्मीर से यहाँ पर इन्होंने शालीमार कारपेट इंडस्ट्री को खड़ा किया और तब से लेकर अब तक 2024 तक बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, लेकिन कहीं ना कहीं उस लेगेसी को मेंटेन करना, उसकी रैपो को मेंटेन करना आज भी इनके लिए एक चैलेंज ही है. इनके कारपेट सिर्फ जम्मू में ही नहीं, कश्मीर में ही नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी अपना जो है नाम लहरा रहे हैं. तो आप इस पॉडकास्ट के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा. और जिस तरह से इस समय जम्मू की इंडस्ट्रीज जो है वो बूम कर रही हैं या डाउन जा रही है, उसके बारे में भी अपनी राय रखिएगा. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए. धन्यवाद.